आज शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी भारत के शहर गोवा पहुंचे। तकरीबन 12 साल के बाद ये किसी भी पाकिस्तानी वजीर खारजा का भारत का पहला दौरा है। 2011 में हिना रबानी खर ने बतौर वजीर खारजा भारत का दौरा किया था, जबकि 2016 में मुशीर खारजा सरताज अजीज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भारत में इजलास में शिरकत की थी। रवायती तौर पर यह इजलास एक ख़ास नौइयत का इजलास है जिसमें अमूमी तौर पर सिक्योरिटी, इक्तसादी अमूर, समाजी हम आहंगी जैसे मौज़ूआत को डिस्कस किया जाएगा। मगर इस इजलास की सबसे पहली और आखिरी अहम बात यही है कि यह इजलास भारतीय सरजमीन पर मुनक़्क़िद हो रहा है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा से कशीदा रहे हैं, चाहे कश्मीर के खुसूसी स्टेटस का मामला हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स के इश्यूज हों, पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, बॉम्बे अटैक्स के वाक़यात हों, 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल की जंग, या फिर दोस्ती बस, समझौता एक्सप्रेस और बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो कुलभूषण यादव से लेके अभिनंदन तक बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दोनों मुल्कों के सामने रखे हुए हैं जो हमेशा से तनाज़ात का बाइस रहते हैं। सियाचिन की जंग हो या फिर बैक टू डिप्लोमेसी की कहानियां, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की जाए, या फिर दोनों मुल्कों के दरमियान आनिया जानिया या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स की स्टोरी हो, ये तमाम तर वाक़यात पाक भारत ताल्लुकात में उतार चढ़ाव की दास्तान को बयान करते हैं। मगर ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला जहां पर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है, वहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस दौरे को एक ख़ास ऐनक से देख रहे हैं। इस दौरे में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक तकाबली जायजा लिया जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तानी वजीर खारजा को भारतीय वजीर खारजा एस जे शंकर के सामने कहां पर खड़े हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, और जे शंकर के सामने बिलावल की स्टैंडिंग क्या है इंटरनेशनली, इसके ऊपर एक बड़ी बहस हो रही है। तो अगर हम पाकिस्तान का क्रिटिकल एनालिसिस करें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के मुकाबले में, तो पाकिस्तान के जो इस वक्त सबसे मकबूल सियासतदान हैं इमरान खान साहब, वो हमेशा से भारत की खारजा पॉलिसी के मद्दा हैं। वो हमेशा भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी थे तशबीह देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर नाक़दीन ये समझते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक कंफ्यूज खारजा पॉलिसी है। आज जो लोग हुकूमत में हैं और जो साहब आज भारत का दौरा कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का सामना है। ये माजी के अंदर ऑपोजिशन में नैरेटिव हुकूमतों का यही रहता है पाकिस्तान के बारे में। मगर दर हकीकत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अक्रॉस दी बोर्ड एक गुलाम खारजा पॉलिसी है। ये गुलाम है इक्तसादी तौर पर, यह गुलाम है समाजी तौर पर, यह गुलाम है सियासी तौर पर। अब इस गुलामी की इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान हमेशा से कंफ्यूज रहा है आलमी ताकतों के दरमियान बैलेंस करने के मामले में। बैलेंस से मुराद क्या है कि हम कंफ्यूज हैं अमेरिका और चीन के दरमियान तवाजुन कायम करने के मामले में। पाकिस्तान कंफ्यूज है अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस रखने में। पाकिस्तान नाकाम है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक बैलेंस को क्रिएट करने में। और हमेशा से पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो आलमी फाइनेंशियल मॉनेटरी बॉडीज की मोहताज रही है कि चंद टके मिल जाएं, कर्जा मिल जाए किसी जगह से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, फिर उनकी शराइत है और उन शराइत के मुताबिक पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी को ड्राइव करता है। अब यहाँ पर सियासी गुलामी का आलम यह है कि नवाज शरीफ की अमाजगा लंदन के अंदर है,
बरतानवी बादशाह की ताजपोशी के लिए आज शहबाज शरीफ वहां बहाना बनाकर अपने भाई को मिलने के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसमें पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म की एक बहुत बड़ी कमी है, और उस कमी का एक इंडिकेटर ये है कि इनके पैसे बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनकी जायदादें बाहर, इनके ग्रेंटर्स बाहर, इनके एनआरओज बाहर, इनके लंदन प्लान इस मुल्क की सियासत को यरगमाल बनाए हुए हैं। अब दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से हटकर इंडिया की बात की जाए तो इस वक्त का इंडिया, उसकी एक पॉलिसी है और वो ये है कि ग्लोबल पावर कैसे बनना है, चीन को कैसे इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे छोड़ना है, और कैसे अमेरिका, इजराइल का एलाय बन के अपने आप को इस रीजन के अंदर एक ग्लोबल पावर के तौर पर, एक सुपर पावर के तौर पर अपने आप को क्रिएट करना है। लेकिन इंडिया की खारजा पॉलिसी को जब आज़ाद खारजा पॉलिसी कहा जाता है तो उसकी सबसे बड़ी कामयाबी इस बात पर है कि उसने हमेशा अमेरिका और रशिया को बराबर रखा है। उसने हर वो काम किया है जिसने इक्तसादी तौर पर भारत की आवाम को फायदा पहुंचाया है। उसने अमेरिका को नाराज किए बगैर रूस से तेल भी खरीदा है। हर वो काम किया जिससे कि भारत को फाइनेंशियली, सोशली तौर पर एक स्ट्रेंथ मिली है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि भारत ने कभी पिक एंड चूज की पॉलिसी इख्तियार नहीं की कि उसको रशिया के साथ जाना है, उसको अमेरिका के साथ जाना है। उसने चीन के साथ भी ताल्लुकात रखे, उसने अरब वर्ल्ड के साथ, चाहे सऊदी अरब है चाहे वो ईरान है, भारत ने अपने ताल्लुकात को मेंटेन रखा है। और यही वो बुनियादी वजह है जिसको एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तौर पर प्रेज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर भी। मगर ये जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है, इस खारजा पॉलिसी को डिफेंड करने वाले और ड्राइव करने वाले लोग बड़े मैटर करते हैं। आज एक कंपैरिजन हो रहा है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहां पर खड़ा है और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की क्या कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। तो पाकिस्तानी वजीर खारजा का जायजा पेश करने से पहले सबसे पहले मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट, आज मैं आपको डॉक्टर एस.जे. शंकर का तारुफ करवाऊंगा और उनका प्रोफाइल आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो जे शंकर साहब हैं, ये बुनियादी तौर पर 1955 में दिल्ली शहर में पैदा हुए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 1977 में इन्होंने भारत की फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया। जयशंकर एक तवील सफारतकारी का तजर्बा रखते हैं, मगर इस तजर्बे से पहले जो सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज जयशंकर का है वो उनके वालिद ग्रामी हैं, जिनको भारत की सफारतकारी का गुरु कहा जाता है और उनको एक पंडित के तौर पर, एक भगवान के तौर पर भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बड़े आइकॉन के तौर पर देखा जाता है। टावरिंग पर्सनैलिटी हैं वो। और जयशंकर साहब जब इन्होंने आगाज किया सफारतकारी का, तो इनका जो सबसे बड़ा कारनामा ये रहा इनके फॉरेन सर्विस के दौरान, वो अमेरिका के अंदर भारत के सफ़ीर रहे, वो चीन में भारत के सफ़ीर रहे, वो रशिया में भारत के सफ़ीर रहे, और उन्होंने मुख्तलिफ ज़ुबानों पर बाकायदा तौर पर अबूर हासिल किया, चाहे वो चीनी ज़ुबान है चाहे वो रशियन लैंग्वेज है। इन्होंने वेस्ट को, कैपिटलिस्ट मॉडल को और एक कम्युनिस्ट मॉडल को बड़े करीब से ऑब्जर्व किया है। जयशंकर ने का जो क्रेडिट है वो ये भी जाता है कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर मोदी को उन्होंने लॉन्च किया, चीन के अंदर मोदी को लॉन्च किया एक प्रोडक्ट के तौर पर, वो भी उनकी एक बड़ी कामयाबी है। और हाउडी मोदी एक बहुत बड़ा कारनामा इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर कहा जाता है। जिस तरीके से मोदी का अमेरिका के अंदर इस्तकबाल करवाया, ये भी जयशंकर की एक बड़ी कामयाबी है। जयशंकर सफ़ीर से, सफारतकार से सेक्रेटरी खारजा के ओहदे तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनका सफ़र एक सरकारी नौकरी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया मोदी की रिक्वेस्ट पर,
और मोदी से उनका ताल्लुक इतना इंटरेस्टिंग है कि वो चीन के अंदर सफ़ीर थे और मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर चीन का दौरा कर रहे थे और वहाँ पर मोदी ने इस टैलेंट को हंट किया और दोनों के एक दूसरे के बारे में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो 2019 में रिटायरमेंट के बाद मोदी ने इनको बीजेपी ज्वाइन करने की दावत दी। इस ज्वाइनिंग के बाद, बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद वो लोकसभा के मेंबर बने, फिर वजीर खारजा के ओहदे पर फाइज हुए। आज इंडियन गवर्नमेंट में इंडिया की जो मोदी की किचन कैबिनेट है, सबसे पॉपुलर लीडर जिसको रिकग्नाइज किया जाता है इंडिया की टोटल कैबिनेट में, गवर्नमेंट में, वो डॉक्टर एस जयशंकर हैं। तो जो जयशंकर हैं, इनकी मकबूलियत की जो सबसे बड़ी वजह है कि ये बेबाक हैं, ये बोल्ड हैं, ये हिंदू इंतहा पसंदी का टैग हो भारत के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से क्रिटिसिज्म हो, सोशल अनरेस्ट के हवाले से इश्यूज हों, जितनी भी तनकीद वेस्ट की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से, ग्लोबल पावर्स की तरफ से, नेबर्स की तरफ से भारत के ऊपर होती है, इन्हें कहा यह जाता है कि ये इंतहाई इंटेलेक्चुअली बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ ये अपने टारगेट्स को, अपने ख्यालात को और मोदी की गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम उस डिफेंस को पसंद करें या ना करें। मगर एक बात ये तय है कि जहाँ पे इंडियन इंटरेस्ट की बात आती है, जयशंकर बड़ी क्लैरिटी के साथ वो डिफेंड करते हैं। रूस से तेल खरीदने के मैटर्स को वो डिफेंड करते हैं, यूक्रेन की वॉर पर इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार करने की भारत की जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर। तो ये जयशंकर की एक बड़ी कामयाबी है। और जब इन्हें मिनिस्टर बनाया गया था फॉरेन अफेयर्स का, तो इंडिया के एक अखबार ने एक हेडलाइन लगाई थी कि मोदी ने एक ट्रबल शूटर को अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बना लिया। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो हैं, एक नौजवान, एक यंग हैं, शख्सियत हैं, जहाँ पे जयशंकर एक सफारतकारी का घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे एक मरूसी सियासत है, एक ख़ानदानी सियासत है। बिलावल भुट्टो का क्रेडिट यही है कि वो भुट्टो ख़ानदान के अंदर पैदा हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके नाना, बेनज़ीर भुट्टो उनकी वालदा और आसिफ अली ज़रदारी जिसको मिस्टर 10% कहा जाता है। जहाँ जयशंकर का बाप फॉरेन सर्विस का गुरु है, तो वहाँ पर ये ज़रदारी साहब जो है वो मिस्टर 10% है, जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं। तो ये कंपैरिजन भी है। फिर ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, मगर तजर्बाकारी के हवाले से और जिस तरीके से ये चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो ये कंपैरिजन किसी भी लिहाज से बनता नहीं है। जयशंकर का पलड़ा भारी है, भारत की पॉलिसीज़ बहुत वजनी हैं, स्ट्रेंथन है, और पाकिस्तान के जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, चाहे वो डिफ़ॉल्ट है, चाहे वो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के, फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, चाहे वो सिविल मिलिट्री डिवीज़न है, ये वो पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस हैं जो ग्लोबली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ग़ुलाम बनाते हैं, यरगमाल बनाते हैं। और उस ग़ुलामी में सबसे बढ़कर जिस तरह से इम्पोर्टेड लीडर्स पाकिस्तान के अंदर वजारत ख़ारजा पे कब्ज़ा कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सियों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, ये पाकिस्तान का एक बड़ा चैलेंज है। बट स्टिल अगर कोई मुल्क ग्लोबल पावर बनता है या बनना चाहता है, उसके ट्रेड्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन क्या जयशंकर जैसे लोग हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद भारत ग्लोबल लीडर बन जाएगा? क्या कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत दिए बग़ैर, इश्यूज़ को रिजॉल्व किए बग़ैर एक कामयाब खारजा पॉलिसी भारत की कही जा सकती है? ये एक स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें भारत से दुश्मन समझ के ही सही, लेकिन सीखनी ज़रूर चाहिए कि नेशनलिज्म को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और आपका विजन और आपकी थॉट्स और आपकी सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स वो क्या होनी चाहिए, ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए। बाकी एट द एंड ऑफ द डे स्टिल इंडिया के अपने बड़े इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं, अपने बड़े चैलेंजेस हैं, जिससे निकलना इंडिया के लिए भी एक बड़ी सुपर पावर बनने के लिए एक कंडीशन है, जो कि लगता है कि वो कभी भी उन इश्यूज से
इस नाजिस्ट अप्रोच के साथ नहीं निकल सकता। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।